स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितना भी आपका साइंस का जितना भी 2 नंबरों का प्रश्न है, ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो 27 मार्च 2023 को विज्ञान का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में यानी कि ऑब्जेक्टिव के 5 मिनट बाद जो आपका सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा, तो दोस्तों उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला था। वीडियो दोस्तों एक एक प्रश्न देखिएगा और स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों जितना भी प्रश्न है कहाँ का रहने वाला, सेक्शन ए का रहने वाला, यानी कि दोस्तों जितना भी प्रश्न है 2 नंबर ये प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ज्यादा नहीं दोस्तों। यहाँ पर टोटल 14 प्रश्न बताने वाले हैं जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आने वाला है, ठीक है। चलिए 14 में से दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन ए में आपको जो एग्जाम देंगे, ठीक है, तो 7 को पूछेगा, सिर्फ 5 को का उत्तर देना। और आज की इस वीडियो को देखकर दोस्तों 5 को आपका पक्का भी होने वाला है। तो देखिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखा और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको बताना। देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना का आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों। सिर्फ 14 को प्रश्न अच्छी तरह से देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 5 को पक्का भी होगा, ठीक है। तो अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इस विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर दोस्तों यानी कि ये वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। जो आपके बिजली आते हैं घर में, ठीक है, उसमें आप कैसे पता लगाएं कि वोल्टेज कम है या ज्यादा है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करके, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को दोस्तों हम लोग वोल्टेज कहते हैं इंग्लिश में, और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित करेंगे, तो इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है, पार्श्व क्रम में, ठीक है। अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर का बात आए तो दोस्तों पार्श्व क्रम में जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर की और 3 नंबर कहता है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धातु का नाम पूछा दोस्तों, एक ऐसे धातु का नाम उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए पारा दोस्तों, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम है, ठीक है। दोस्तों अधातु का नाम है, ठीक है। तो कमरे के ताप पर ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सभी का आंसर कमेंट आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर कहता है दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। और एल्किन का सूत्र होता है दोस्तों CN, याद कर लीजिए, बोलिएगा सर आप इतना क्यों लिखा, तो दोस्तों तीनों में से एक को पूछने वाला, ठीक है। CnH2n+2 ये एल्केन का हो गया, और एल्किन का होता है दोस्तों CnH2n, बस सिंपल सा, ठीक है। यह है एल्किन, यह है एल्केन और यह है एल्काइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर को, ठीक है। 5 नंबर का था दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, और ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंडल ने दोस्तों अपने उपयोग के लिए कौन सा पौधा का चुना था, तो कहिएगा सर मेंडल ने अपने उपयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। मटर के पौधे को चुना था। किस चीज का उपयोग कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पर आ गया 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर कहता है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। जैव निम्नीकरण जो अच्छे से अपघटित हो जाता है, जिसको मिट्टी पे अगर दफनाइएगा दोस्तों तो वो अच्छी तरह से अपघटित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कागज, लकड़ी और सूती कपड़ा एक ऐसे जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो दोस्तों मिट्टी में दफनाने पर ये तुरंत ही दफन जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होती है। उत्पादक दोस्तों अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो उत्पादक दोस्तों, उत्पादक जो है घास को, जो भी पेड़ पौधा है दोस्तों वो आपका उत्पादक कहलाता है। जैसे घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब आपका उत्पादक है। तो उत्पादक दोस्तों अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहेगा, तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहेगा। बोलिए अगर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अगर जो पेड़ पौधे हुए आपको भोजन प्राप्त करवा रहे हैं, यानी कि भोजन जो है पेड़ पौधे बनाते हैं जिससे आप दोस्तों खाते हैं, ठीक है, जैसे धान का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, इस तरह का कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, तो वो दोस्तों उत्पाद कहलाता है, उत्पादक, ठीक है, जिसको दोस्तों जल, सूर्य का प्रकाश,
क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों यहाँ पर ये सभी आपका जरूरत रहता है उत्पादक को अपने ऊर्जा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों हम लोग आ गए। कहिएगा सर फिर से 1 नंबर स्टार्ट हो गया। दोस्तों 1 नंबर नहीं है, ये 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 7 गो और प्रश्न बच गया, बस थोड़ा सा अंत तक बने रहिएगा और बहुत मस्त होने वाला वीडियो। ठीक है, विद्युत धारा का असाई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत धारा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और किसी, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोला किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करें? तो किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और अमीटर को किस तरह संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर पता है तो, नहीं पता है तो वो भी कर लीजिए। सर हमको नहीं पता, बता दीजिए। 100% इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपका यहाँ पर टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट के रूप में दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको नापने के लिए? तो भौतिक राशि यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर हो गया कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखे। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न का हम लोग उत्तर देते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। ठीक है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन होता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओम होगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, ये सिंबल भी लगा लीजिएगा। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाइयों पर निर्भर करती है। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाइयों पर क्या होती है? निर्भर करती है। नेक्स्ट 3 नंबर में दोस्तों पूछा गया है एक ऐसा प्रश्न कि 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो 2 धातु नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 3 धातु का बात भी कर लेंगे, ताकि तीनों पूछ देगा तो क्या कर लिया, 3 नंबर में पूछ देगा तो। ठीक है, तो 2 धातुओं का नाम है दोस्तों जिसे चाकू से काट सकते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, और तीसरा दोस्तों लिथियम, याद कर लीजिए। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है CH3CO CH3, इसको दोस्तों अगर पढ़िएगा तो ये डाइमिथाइन होता है। ठीक है, डाइमिथाइन। और C2H4 में कौन सा प्रयाक्तात्मक समूह है? प्रयाक्तात्मक समूह क्या होता है दोस्तों? देखिए मिथाइन है, यहाँ पर मिथाइन है। ठीक है, और बीच में जो कीटोन है CO है दोस्तों, ये आपका प्रयाक्तात्मक समूह इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पर में दोस्तों कीटोन इसका प्रयाक्तात्मक समूह हो गया CO। ठीक है, और C2 और H4 में कौन सा प्रयाक्तात्मक समूह है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, C2 और H4 में दोस्तों एल्कीन प्रयाक्तात्मक समूह। कैसे है? क्योंकि C से दुगना है दोस्तों H, C से दुगना है H, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर C से दुगना H और 2 उसमें प्लस कर दें तो दोस्तों वो एल्केन हो जाता, और C से दुगना H और उसमें से 2 माइनस कर दें तो दोस्तों वो एल्काइन हो जाता। अंतर समझ गए? इसमें सिर्फ दुगना होता है, और एल्केन में दोस्तों 2 प्लस होता है दुगना करके। ठीक है, और एल्काइन में दोस्तों 2 माइनस होता है दुगना करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 5 नहीं दोस्तों, ये आपका कितना प्रश्न हो गया? तो ये हो गया दोस्तों आपका 11 प्रश्न। ठीक है, 11 और 1 12, हाँ नहीं दोस्तों, ये आपका 12 प्रश्न हो गया। ठीक है, 12वां प्रश्न कहता है जीवाश्म क्या है? तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिलक्षित कठोर अवशेष, यानी कि जो दोस्तों जैसे कि पहले डायनासोर पाया जाता था, डायनासोर जानते हैं ना, पहले पाया जाता था, तो उसको हम लोग कैसे पता करें कि वो पाया जाता था? तो उसके दोस्तों वो जीव जो थे वो बहुत बड़े थे, विशाल थे। उसका दोस्तों परिलक्षित कठोर यानी कि पैरों का निशान मिला है, चट्टानों पर पैरों का निशान मिला है। ठीक है, उसका अवशेष पदार्थ मिला है, और मिट्टी में बने मृत के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। बस इतना लिख दीजिए, बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, ठीक है, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बोर्ड के टीचर से दोस्तों हूबहू इंटरव्यू करा देंगे। कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बोर्ड के टीचर से मैं डायरेक्ट आपको इंटरव्यू करा दूंगा। अगर कमेंट आता है तो ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की। ठीक है, और वो भी बोर्ड के टीचर जेक बोर्ड के, जो कि कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों माता और पिता से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षण को वंशानुगत, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि आपके पापा के बाल काला है तो आपके भी बाल काला होंगे। अगर आपके मम्मी के आंख दोस्तों
भूअर है यानी कि भूरा है तो आपके आंख भूरा होंगे। यानी कि ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये डीएनए पे डिपेंड करता है। हालांकि तो ऐसा पूरा नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ गुण मिलता है दोस्तों। आप इसे सहमत है या नहीं है तो कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। यही होता है, क्या होता है, वंशानुगत लक्षण, ठीक है, यानी कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, ठीक है। और यह डीएनए पर पूरा निर्भर करता है और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर, क्योंकि यानी कि अंतिम प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दोस्तों ये 5वां वाला हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 गो ऐसे 5 चरण में दोस्तों, ये 5 चरण में खाद्य श्रृंखला कर रहा है। देखिए जैसे कि पादप पहला हो गया, कीट दूसरा हो गया, मेढक तीसरा हो गया, सर्प चौथा हो गया, चील 5वां हो गया। तो पादप है दोस्तों, पादप को खा लिया कीट, कीट को खा लिया मेढक, और मेढक को खा लिया सांप, और सांप को तो खाएगा चील। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होता है। और इसके बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या हम लिखे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें पादप उत्पादक है। मैं आपको अभी बताया कि जो पेड़ पौधे हैं, घास पत्ती है, वो उत्पादक होते हैं, जिनको अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है। याद हुआ कि नहीं? देखिए मुझे याद हो गया, बताइए। जबकि प्रथम उपभोक्ता चील और अंतिम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता है तो उत्पादक हो गया और अंतिम उपभोक्ता क्या हो गया, चील हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।